हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे? हम लोग डायरेक्ट देखेंगे संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, और उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि उससे हम जो आर्टिकल में लिखा हुआ है उससे क्या डिटेल निकल कर सामने आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो कि बहुतों को दिक्कत होता है, जैसे कि आपने यह देखा होगा कि किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में इस प्रकार से लिखा होगा 76 का 1 या आइदर 76 का 8, मतलब यहाँ पे मेन है कि ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, और इस प्रकार से एक अलग तरह का लिखा होगा जिसमें ब्रैकेट नहीं होगा। तो आप लोग किस प्रकार से रीडिंग करते हैं? जैसे कि 76 का ए लिख, इसको ये भी बोल देते, 76 ए इसे भी बोल देते, पर ऐसा नहीं है। ये एक प्योर आर्टिकल है, यानी कि यह एक प्योर अनुच्छेद है, जबकि यह सब क्या है? ये क्लॉज है, यानी कि खंड है, अनुच्छेद का खंड है। तो इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे? आर्टिकल 76 क्लॉज 1, आर्टिकल 76 क्लॉज ए, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। सबसे पहले आपको बता दें कि तीन आर्टिकल जो एक है 76 जो आप देख रहे हैं, एक है 88 और एक है 105, यानी कि ये तीन आर्टिकल किससे जुड़े हुए हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तीन आर्टिकल जो कि अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया भारत के न्यायवादी से जुड़े हुए हैं। एक 76 है, एक 88 है, 105 है। 76 में आपको सारे बेसिक मिल जाएंगे, और जो 88 और 105 है इसमें है कि जो मंत्री को विशेषाधिकार मिलता है वो इसको मिलेगा, और जो सांसद को विशेषाधिकार मिलता है वो इसको मिलेगा। ये मंत्री वाला 88 में दिया हुआ है और सांसद वाला 105 में दिया हुआ है। तो चलिए एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 76 में क्या कहा गया है। जो आर्टिकल 76 है यानी कि 76 है, उसका क्लॉज 1 यानी कि खंड 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। यहाँ आपको एक बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि राष्ट्रपति किसके सलाह पे करेगा? जितने भी कार्य हैं राष्ट्रपति वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। और जो महान्यायवादी है उसका योग्यता क्या होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए भारत का न्यायवादी को। तो क्लॉज 1 इतना कहता है। क्लॉज 1 से हमें यह मिल गया। बात करते हैं आप 76 का क्लोज 2 का। 76 का क्लोज 2, इसमें कहा गया है, इसमें कर्तव्य की बात की गई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि अभी हमने देखा कि नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, और उसकी योग्यता क्या होगी? इसमें जो क्लॉज 2 है उसमें उसका कर्तव्य बताया गया है कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। यानी कि विधि संबंधी सलाह किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार को देना होगा। विधि संबंधी सलाह देने के लिए होता है महान्यायवादी, और वे अन्य कार्य भी करेगा जो कि राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्देशित करे। तो इससे डिटेल निकल कर सामने आता है कि विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और कानूनी मामलों में भारत सरकार को परामर्श देता है। कानूनी मामलों में भारत सरकार को परामर्श देता है, और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य करता है। जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर अन्य कार्य अगर सौंपता है तो उसे भी वह करता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि विधि संबंधी कार्यों को करने के लिए कौन सा अधिकारी होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। यानी कि कानूनी संबंधी कार्रवाई भारत सरकार के पक्ष में कानून से संबंधित सभी कार्रवाई, लगभग सभी कार्रवाई कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। इसीलिए इसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो महान्यायवादी को कहा जाता है। तो ये आप हम क्लोज 2 में से ये निकल कर आए। आगे है क्लोज 3, 76 का क्लोज 3 यानी कि 76 अनुच्छेद 76 का खंड 3। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य का पालन में भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है? जैसे कि भारत में अलग अलग कोर्ट है, और अलग अलग जगह पे कोर्ट है, एक तमिलनाडु में है तो कहीं दिल्ली में है तो पंजाब में है। तो हर एक कोर्ट का वकील को मान्यता प्राप्त होता है कि वही वकील वहाँ पे वकालत कर सकता है, मतलब वहाँ पे उसको सुनने का अधिकार होगा जो मान्यता प्राप्त होगा। मगर जो भारत का महान्यायवादी है वो भारत के किसी भी कोर्ट में जाके सुनवाई उसका किसी भी कोर्ट में जाके बहस कर सकता है, उसका सुनवाई का अधिकार होगा। तो ये कौन दे रहा है? आर्टिकल 76 क्लॉज 3 से प्राप्त हो रहा है उसे। अगला आर्टिकल है 76 का क्लॉज 4, 76 का 4 क्लॉज खंड 4। तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो यह कहता है भारत के संविधान में
आर्टिकल 76 क्लोज 4। यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ये पद धारण करेगा, यानी कि राष्ट्रपति को जब तक इच्छा होगी तब तक यह पद धारण कर सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है, यानी कि टोटली राष्ट्रपति पे यह डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उसे कब हटाता है, या मतलब टोटली यह राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर है। और ये राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का शक्ति नहीं है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो ये आपने देखा कि संविधान में पद मुक्त यानी कि उसे महान्यायवादी को हटाने के लिए कोई जिक्र नहीं है, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये हमने पद मुक्त से रिलेटेड जानकारी प्राप्त की। उसके बाद पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। यहाँ पे सैलरी या वेतन शब्द का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग है, पारिश्रमिक शब्द का प्रयोग है। ऐसा इसलिए किया गया कि यह भारत सरकार का फुल टाइम अधिकारी नहीं होता है, इसलिए इसके लिए वेतन शब्द का प्रयोग ना करके पारिश्रमिक शब्द का प्रयोग किया गया। और इसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो उसका क्या होगा, उसका वेतन कितना होगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। तो इस 76 क्लोज 4 से आपको यह समझ में आया कि कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कार्यकाल निश्चित नहीं है महान्यायवादी का, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कब तक कार्य करेगा। यह जनरली चलन है, ये इसका जिक्र संविधान में नहीं है, ये जनरली चलन है कि जब मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। ये कोई जरूरी कंपलसरी नहीं है, ये ऐसा चलन चलता आ रहा है। यहाँ पे देखा आपने वेतन शब्द का प्रयोग नहीं है, पारिश्रमिक शब्द का प्रयोग है, क्योंकि वह पूर्णकालिक अधिकारी नहीं होता, फुल टाइम अधिकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके यह निर्धारित किया है कि एससी सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर रिटेनर दिया जाएगा, यानी कि पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो जो भारत का महान्यायवादी होगा उसका सैलरी राष्ट्रपति ने क्या निर्धारित कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसके बराबर होगा। तो संविधान में दिया गया है राष्ट्रपति को यह ताकत, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो महान्यायवादी के पारिश्रमिक को डिसाइड कर सके। तो राष्ट्रपति ने यह डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, वही होगा पारिश्रमिक भारत के महान्यायवादी का। तो हमने आर्टिकल 76 को काफ़ी डिटेल से समझा। आपने आर्टिकल 76 के सभी प्रावधानों को देखा, उसके आधार पर आपने देखा कि महान्यायवादी के क्या कर्तव्य है, उसका पदमुक्त पद धारण करने की सारी योग्यता आपने देख ली। आगे पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 88 पे। आर्टिकल 88 जो कि सदनों में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है। जो सदन में एक मंत्री का विशेषाधिकार होता है, वही विशेषाधिकार महान्यायवादी को भी मिला है। ये किस अनुच्छेद से मिला है, तो अनुच्छेद 88 यानी कि 88 से मिला। तो क्या है इसमें, इसे देख लेते हैं। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों के किसी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले, उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है उसे समझिए। देखिए, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कभी कभी होता है कि ये दोनों का संयुक्त बैठक भी होता है, तो ज्वाइंट सिटिंग भी होता है। तो जो लोकसभा है, राज्यसभा है, या फिर ज्वाइंट सिटिंग होता है, इसमें महान्यायवादी भाग ले सकता है और उसमें भाग ले सकता है, उसमें अपना पक्ष भी रख सकता है। तो ये अधिकार भारत के महान्यायवादी को मिला है, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है, और यह एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है, एकमात्र वो महान्यायवादी है, यह एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है जो कि संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और जिक्र दिया कि संसद की किसी भी समिति में, संसद के विभिन्न प्रकार की समितियां होती है, अगर उसमें अगर भारत के महान्यायवादी का नाम है तो उसकी भी कार्रवाई में वह भाग ले सकता है। यानी कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, या फिर इसके ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक होगा उसमें भी भाग ले सकता है, या फिर संसद के किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम दिया गया हो, उसमें उसको मेंबर बनाया गया, उसमें भी वह भाग ले सकता है। पर यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ कि इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि वह कार्यवाही में तो भाग ले रहा है, अपना पक्ष तो रख रहा है, पर जब वोटिंग होगा किसी भी बिल के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो उस पर अपना मत यानी कि अपना वोटिंग नहीं कर सकता, वोटिंग राइट इसको नहीं दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से मंत्रियों का होता है। आप जानते होंगे कि मंत्री किसी भी सदन का एक मेंबर होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई मंत्री लोकसभा का मेंबर, तो वो राज्यसभा की भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, पर यह है कि वह राज्यसभा की कार्रवाई में वोटिंग नहीं करेगा। इसी प्रकार से महान्यायवादी किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सिर्फ उसको वोटिंग राइट नहीं है। तो आर्टिकल 88 का कंक्लूजन क्या क्या है, महान्यायवादी एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है जिसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। उसे संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट कमेटी का सदस्य भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है।
ये इंपॉर्टेंट है कि वो सदन में मतदान नहीं कर सकता है। तो इसी चीज़ से आपको प्रश्न बनेंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 यानी कि अनुच्छेद 105 क्या कहता है? महान्यायवादी को वो सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो एक संसद को उपलब्ध होता है। यानी कि जितने भी सांसद को जो विशेषाधिकार उपलब्ध है वो विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी को भी है। तो क्या विशेषाधिकार है? कि सांसद जो अपना मत रखता है, संसद में अपना मत रखता है, पार्लियामेंट में अपना मत रखता है, उसके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यानी कि कोई भी संसद में देखते हैं आए दिन बहस होता है, तो उसमें कोई भी सांसद अपना मत रख रहा है तो उस मत के खिलाफ, उसका जो बोला गया है उसके खिलाफ आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं जब विशेषाधिकार होता है संसद का। इसी प्रकार से विधायक का भी विशेषाधिकार होता है विधानसभा में। तो ये आपने देखा कि 105 के अनुसार उसको संसद के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। कुछ अलग पॉइंट है, जैसे कि भारत का महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। आपने अभी देखा कि वह फुल टाइम मेंबर नहीं होता, इसीलिए उसके लिए सैलरी शब्द का प्रयोग ना करके पारिश्रमिक शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता और ना ही भारत सरकार के विरुद्ध कोई कानूनी सलाह दे सकता है। वह भारत सरकार को कानूनी सलाह और उसके पक्ष रखने के लिए ही नियुक्त किया गया है। तो वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी कानूनी सलाह या कानूनी केस नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट है, जैसे कि हमने भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा। अगर आपने उसे अच्छे से डिटेल से समझ लिया है तो आपके लिए राज्य का महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है सब कुछ सेम है। क्या है? कुछ नहीं है सब कुछ सेम है। तो सेम क्या है? बस आपको राष्ट्रपति के जगह में राज्यपाल सोचना है, राष्ट्रपति के जगह में राज्यपाल सोचना है और उस स्टेट के अंदर का बात सोचना है। जैसे कि इसको पूरा भारत में किसी भी न्यायालय में आप सुनने का अधिकार है, मगर राज्य के महाधिवक्ता होगा उसको स्टेट के अंदर के न्यायालय में सुनने का अधिकार होगा। जिस प्रकार उसको उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने की योग्यता थी, इसमें सिर्फ यह हो जाएगा कि उसको जो राज्य का महाधिवक्ता होगा उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसे आप समझ लिए तो आपका दो टॉपिक, भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता, दोनों कंप्लीट हो गया। आप किसी भी प्रश्न को आप डील कर सकते हैं, आपसे आसानी से बनेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अन्य वीडियो में। वीडियो देखने के लिए